हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। जैसा कि कोलेसिस्टाइटिस मैंने शायद पिछली क्लास में आपको बताया हो कि क्या होता है। कोलेसिस्टाइटिस इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ गॉल ब्लैडर, यानी कि अगर इन्फ्लामेशन होता है गॉल ब्लैडर का, उसे कहते हैं कोलेसिस्टाइटिस। एक टर्म और आती है इसी के साथ, वो होता है कोलेंजाइटिस। कोलेंजाइटिस का मीनिंग होता है इन्फ्लामेशन ऑफ बाइल डक्ट, यानी कि सीबीडी, कॉमन बाइल डक्ट का अगर इन्फ्लामेशन है तो वो कंडीशन कहलाएगी कोलेंजाइटिस। अगर सिर्फ गॉल ब्लैडर का ही इन्फ्लामेशन है तो उसे कहते हैं कोलेसिस्टाइटिस। अब कोलेसिस्टाइटिस को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक है एक्यूट, दूसरा है क्रॉनिक। एक्यूट उस कंडीशन में जब कोलेसिस्टाइटिस का सडन ऑनसेट होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन होता है तो उसे कहते हैं एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस। क्रॉनिक उसे कहते हैं कि जब लंबे टाइम से कोलेसिस्टाइटिस ग्रेजुअली ग्रो कर रहा है तो उस कंडीशन को बोलेंगे क्रॉनिक कोलेसिस्टाइटिस। एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस को अगेन टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक है एक्यूट कैलकुलस, दूसरा है एक्यूट कैलकुलस टाइप का। जैसा कि इस दो वर्ड में हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है, एक है ए कैलकुलस, दूसरा है कैलकुलस। ए कैलकुलस का मतलब होता है बिना कैलकुलाई, अ कैलकुलस का मतलब होता है विदाउट कैलकुलस, यानी कि कोई भी किसी भी तरह की स्टोन प्रेजेंट नहीं है। दूसरा है कैलकुलस जिसमें कि कोई स्टोन प्रेजेंट है इनसाइड सीबीडी या फिर सिस्टिक डक्ट में या फिर गॉल ब्लैडर के अंदर, यानी कि फंडस या बॉडी पार्ट में या इस्थमस पार्ट में अगर स्टोन प्रेजेंट है, अगर उसकी वजह से कोलेसिस्टाइटिस होता है तो दैन वो कहलाएगा एक्यूट कैलकुलस कोलेसिस्टाइटिस। अगर अब हम इसके इंसिडेंस के बारे में बात करें तो अबाउट 90% केसेस में हमें कैलकुलस मिलता है, 60% केसेस में हमें बैक्टीरियल कोज मिलता है पीछे, यानी कि जब हम कोलेसिस्टाइटिस के अंदर पस बनता है तो उस कंडीशन में अगर हम पस का कल्चर करके देखते हैं तो हमें उसमें बैक्टीरिया नज़र आता है, यानी कि बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। तो उस कंडीशन में यानी कि 60% केसेस के अंदर हमें बैक्टीरिया प्रेजेंट मिलता है, जबकि 90% केसेस में कैलकुलस होता है। ठीक है, 90% कैलकुलस होता है, या इसके अलावा जो 10% केसेस है उसमें कैलकुलस नहीं होता, यानी कि एक्यूट ए कैलकुलस टाइप ओनली 10% हमें मिलते हैं। एक और चीज़, अगर कैलकुलस है तो उसकी वजह से कोलेसिस्टाइटिस हुआ है या कोलेसिस्टाइटिस कैलकुलस की वजह से हुआ है, ये अभी तक नहीं पता चल पाया है। समझ रहे हैं आप कि कैलकुलस की वजह से कोलेसिस्टाइटिस था, यानी कि पहले कैलकुलस आई या पहले कोलेसिस्टाइटिस आया, ये चीज़ अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम इसके पैथोजेनेसिस की बात करें तो इन दोनों को ही कवर करेगी जो मैं आपको पैथोजेनेसिस करवाऊंगी। अदर बुक्स में, कुछ एक बुक्स में इन दोनों का अलग दे रखा है, कुछ एक में इकट्ठा दे रखा है। मैं आपको इकट्ठे तरीके से बताऊंगी ताकि थोड़ा ईजी रहे समझने में। तो इसीलिए फर्स्ट हमारी पैथोजेनेसिस में आता है ऑब्स्ट्रक्शन और स्टेसिस। ऑब्स्ट्रक्शन और स्टेसिस दोनों वैसे तो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, मगर माइन्यूट सा डिफरेंस है कि ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है किसी तरह का कोई रुकावट है पाथवे में, किसी भी तरह का आउटलेट में कोई भी किसी भी तरह की कोई भी रुकावट है, लाइक कैलकुलस है, स्टोन प्रेजेंट है, लाइक किंकिंग, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है ये, लाइक कैलकुलस, किंकिंग, गॉल ब्लैडर का, यानी किंकिंग का मतलब होता है मुड़ जाना, या बाइल डक्ट का मुड़ जाना या सिस्टिक डक्ट का मुड़ जाना, जिसकी वजह से जो बाइल है वो गॉल ब्लैडर से बाहर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, दूसरा है एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि अगर एक्सटर्नली कोई प्रेशर लग रहा है उस पर, इनलार्ज कोई ऑर्गन है आउटसाइड, लाइक लीवर इनलार्ज हो गया, लाइक कोई पायोजेनिक एब्सिस है, कोई अमीबिक एब्सिस है, हाइड्रेटेड सिस्ट है, तो उसकी वजह से, या सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, उसकी वजह से अगर उस पर प्रेशर लग रहा है तो भी बाइल अंदर से बाहर नहीं जा पाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। दूसरा क्या है, स्टेसिस। स्टेसिस का मतलब होता है कि समझिए कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो बाइल अंदर से बाहर नहीं जा पा रहा है, तो बाइल लंबे टाइम तक गॉल ब्लैडर में पड़ा रहेगा।
अगर लंबे टाइम तक कोई भी एल्कलीन चीज़ या एसिडिक चीज़ किसी भी कंटेनर में या कहीं भी किसी भी पाउच में किसी भी चीज़ में पड़ी रहे तो वहाँ पर वो इरोजन करना शुरू कर देती है। ठीक है, जिस तरह से हम बोल सकते हैं कि एक तरह से कटाव, किसी भी उसकी सरफेस में कटाव करना, इरोजन करना। इरोजन का मतलब होता है कि सुपरफिशियल कॉन्टिन्यूटी में ब्रीच कर देना, यानी कि उसको कॉन्टिन्यूटी को डिसकॉन्टिन्यूटी में कन्वर्ट कर देना, यानी कि कॉन्टिन्यूटी नहीं रहती है म्यूकोजा लेयर की, वहाँ पर इरोजन हो जाते हैं, छोटे छोटे कटाव हो जाते हैं। उसकी वजह से जो एल्कलीन मीडियम है यानी कि जो बाइल है वो धीरे धीरे डीपर टिश्यू में एंटर करना शुरू हो जाता है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू बताती हूँ, पिछली क्लास में जो मैंने ड्रॉ किया था उसी के थ्रू। देखिए, अगर इसकी बॉडी में बाइल इकट्ठा है और यहाँ पर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, कोई भी किसी भी तरह का कैलकुलस प्रेजेंट है। एक चीज़ मैंने आपको बताई थी, किंकिंग। किंकिंग का मतलब होता है मुड़नास। देखिए यहाँ पर ये एक तरह का मुड़ाव है। ठीक है, अगर ये मुड़ाव ज़्यादा हो जाए, इसके बीच का जो एंगल है अगर वो कम हो जाए तो यहाँ पर किंकिंग हो जाएगा। अगर ये गॉल ब्लैडर का ये इन्फंडिबुलम पार्ट या इस्तमस पार्ट जो है हार्टमैन पाउच का पार्ट, ये अगर किसी तरह से मुड़ जाता है तो भी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा, अगर बाइल यहाँ बॉडी में लंबे टाइम से पड़ा हुआ है तो म्यूकोजा को इरोजन करके वो डीपर टिश्यू में एंटर कर जाएगा। इसका जो डीपर पार्ट है, डीपर पैरेन्काइमा जो है, इसका स्ट्रोमल टिश्यू जो है उसमें एंटर कर जाएगा। और बाइल, हमें पता है कि बाइल इज़ अ वेरी टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर आवर टिश्यू, एनी टाइप ऑफ टिश्यू। ओके, तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर बाइल इतना ही ज़्यादा टॉक्सिक है तो ये इस गॉल ब्लैडर में स्टोर कैसे हो जाता है। यहाँ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इस गॉल ब्लैडर को। ऐसा इसलिए कि जिस तरह से स्टमक में HCl स्टोर रहता है, HCl सिक्रीट होने के बाद में उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है स्टमक को। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर भी म्यूकोजल लेयर होती है और यहाँ पर भी म्यूकोजल लेयर होती है। वहाँ पर जो म्यूकोजल लेयर होती है इन स्टमक, वो एल्कलीन मीडियम की होती है। तो जब एल्कलीन के कांटेक्ट में जब एसिडिक मीडियम आता है तो उसे न्यूट्रलाइज कर देती है और उसकी वजह से एसिड अपना रिएक्शन नहीं शो कर पाती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर म्यूकोजल लेयर होती है, म्यूकोजा सिक्रीट होता है, म्यूकस सिक्रीट होता है। तो उसकी वजह से जो एल्कलीन मीडियम है वो डीपर टिश्यू पे एक्शन नहीं कर पाता है, तो इसीलिए ये स्टोर रह पाता है लंबे टाइम तक यहाँ पर। लेकिन अगर यही स्टोरेज लंबे टाइम तक चलता रहता है तो यहाँ पर इरोजन कर देता है ये। ठीक है, ये हुआ ऑब्स्ट्रक्शन और स्टेसिस का पार्ट। इसके अलावा अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, स्टेसिस है, तो लंबे टाइम तक बाइल अंदर पड़ा हुआ है तो कोलेसिस्टाइटिस इन्फ्लामेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट साइन हमें पता है कि एक एडिमा एक इम्पॉर्टेंट साइन होता है। सबसे पहले आप एक चीज़ याद रखिए कि कोलेसिस्टाइटिस में हमें सबसे मार्क्ड साइन जो मिलेगा एडिमा मिलेगा, यानी कि डिस्टेंशन बहुत ही ज़्यादा मार्क्ड मिलेगा। डिस्टेंशन यानी कि डायलेटेशन। हम गॉल ब्लैडर को फील कर सकते हैं, गॉल ब्लैडर डिस्टेंडेड हो जाएगा। जितना हम गॉल ब्लैडर को एक नॉर्मल पर्सन में पाल्पेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये डिस्टेंडेड हो जाता है, डायलेटेशन हो जाता है इसका, तो हम इसको फील कर पाते हैं। तो यानी कि इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन रहेगा वो होगा एडिमा। एडिमा इसका बहुत इंपॉर्टेंट साइन रहेगा। ठीक है, तो इसमें अगर ऑब्स्ट्रक्शन है प्लस स्टेसिस है तो जो गॉल ब्लैडर होगा वो एडिमेटस हो जाएगा, प्लस अगर CBD भी इन्वॉल्व है तो वो भी एडिमेटस हो जाएगी। तो प्रॉपरली अगर हम बात करें तो बॉयल जो होता है उसका जो आउटलेट जो पाथवे है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा, बिल्कुल स्टॉपेज हो जाएगा वहाँ का, तो इसलिए बाइल बाहर नहीं जा पाएगा। ये हुआ हमारा ऑब्स्ट्रक्शन का। इसी के साथ दो टर्म और आती हैं, एक होती है हाइड्रोप्स या म्यूकोसिल और दूसरा होता है एम्पाइमा। हाइड्रोप्स या म्यूकोसिल एक ही चीज़ है। अब समझिए ये क्या है। हाइड्रोप्स या म्यूकोसिल होता है कि जब लंबे टाइम से गॉल ब्लैडर में पस बन रखा है, पस स्टोर हो रखा है अंदर लंबे टाइम से, और सबसे बड़ी शर्त यहाँ पर ये है कि जो कोक्सिस्टिक डक्ट है वो प्रॉपरली ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए उसका, यानी कि प्रॉपर ऑब्स्ट्रक्शन होगा कैलकुलस की वजह से। तो यानी कि कैलकुलस वहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, तभी जो पस है वो बिल्कुल स्टेराइल होगा। ठीक है, स्टेराइल का मतलब होता है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं है वहाँ पर, यानी कि बैक्टीरिया नहीं है वहाँ पर, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं किया है अंदर, तो वो होगा स्टेराइल टाइप का पस। अगर ये स्टेराइल टाइप का पस प्रेजेंट है लंबे टाइम तक
तो क्या करता है म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजा जो होता है गॉल ब्लैडर का, वो धीरे धीरे पस को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है और वहाँ पर म्यूकस सिक्रीट करना शुरू कर देता है। अब धीरे धीरे पस जो है वो म्यूकस में कन्वर्ट हो जाता है और एक तरह से वो पाउच बन जाता है म्यूकस का, इसीलिए उसको बोलते हैं म्यूकोसिल। म्यूको का मतलब होता है म्यूकस, सिल का मतलब होता है सिस्ट। सिस्ट एक तरह से हम बोल सकते हैं, अगर मैं बिल्कुल इस सिंपल भाषा में बात करूँ तो एक थैला बोल सकते हैं हम, एक पाउच बोल सकते हैं, एक तरह का कवरिंग, एक सराउंडिंग कवरिंग बोल सकते हैं, ठीक है, जिसमें कि म्यूकस इकट्ठा हुआ है, तो वो हो गया म्यूकोसिल। हाइड्रोप्स इसलिए बोल देते हैं क्योंकि म्यूकस की ऑलमोस्ट अगर हम उसका पार्ट देखें तो उसका 99.5% वाटर ही होता है, तो इसीलिए उसको हाइड्रोप्स बोल देते हैं, ठीक है। ये हुआ हाइड्रोप्स और म्यूकोसिल। एक और टर्म आती है दैट इज़ एम्पाइमा। एम्पाइमा, पाइमा का मतलब होता है पस। इसमें और इसमें दोनों में बड़ा डिफरेंस यही है कि इसमें तो ऑब्स्ट्रक्शन होना चाहिए तभी वो स्टेराइल टाइप का होगा, इसमें पस है, पस दोनों में है, मगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन है, उसकी वजह से ये स्टेराइल है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो, ठीक है, यानी कि ये स्टेराइल हो भी सकता है, नॉन स्टेराइल भी हो सकता है। मोस्टली एम्पाइमा में नॉन स्टेराइल ही मिलता है, यानी कि बैक्टीरिया ग्रो कर चुका होता है अंदर, तो यानी कि प्रॉपर वो पस का थैला होता है। एक तरह से हम बोल सकते हैं गॉल ब्लैडर में इतना ज़्यादा पस भर जाता है कि वो एम्पाइमा कंडीशन कहलाती है। इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ज़रूरी नहीं है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों टर्म्स समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो कमेंट सेक्शन में आप दोबारा लिख सकते हैं और मैं आपको समझा दूँगी नेक्स्ट क्लास में। उसके अलावा सेकंड हमारी पैथोजेनेसिस आती है केमिकल इरिटेशन। केमिकल इरिटेशन इसी से रिलेटेड है। वो कैसे? सपोज स्टेसिस हो गया है बाइल का, बाइल धीरे धीरे डीपर टिश्यू में जा रहा है, तो उसकी वजह से जो केमिकल है बाइल के अंदर, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स आर देयर, तो ये केमिकल म्यूकोजल लेयर को और डीपर टिश्यू लेयर को इरिटेट करते हैं। अब जब इरिटेशन होगी तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन लाइक कंजेशन, लाइक अडीमा, लाइक हीट, टेंडरनेस, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर इन्फ्लामेशन के जो 5 साइन होते हैं वो हमें मार्क मिलेंगे, यानी कि रूबर, कैलर, डॉलर, ट्यूमर एंड फंक्शुअलिज़ा, ठीक है। देन उसके बाद में आता है एक चीज़ और आती है इरिटेशन में, कि जब कंजेशन होता है, कंजेशन क्यों होता है? क्योंकि जब अडीमा हो चुका है तो अडीमा की वजह से डायलाटेशन हो जाता है, तो जो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है ना, उस पर प्रेशर पड़ता है। प्रेशर की वजह से जो नॉर्मल वीनस ड्रेनेज है वो अफेक्टेड होता है पहली दफ़ा। तो अगर वीनस ड्रेनेज अफेक्टेड है तो प्रॉपर जो ब्लड है वो जा नहीं पा रहा है, तो ब्लड वहीं रुक गया है गॉल ब्लैडर के अंदर कि वॉल्स के अंदर, तो वहाँ पर कंजेशन हो जाएगा। अब जैसे जैसे धीरे धीरे कंजेशन हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे जो ब्लड है वो जा ही नहीं पा रहा है, तो नया ब्लड आएगा नहीं, यानी कि आर्टीरियल सप्लाई भी हैम्पर हो जाती है, आर्टीरियल सप्लाई भी नहीं हो पाती है। तो इसीलिए दोनों तरह की सप्लाई अफेक्टेड रहती है, यानी कि ना ही तो ड्रेनेज हो पा रहा है और ना ही उसका सप्लाई हो पा रहा है। और इसी के साथ साथ लिम्फेटिक्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, यानी कि जो स्मॉल स्मॉल ब्लड वेसल्स होती है वो प्रेशराइज हो जाती है, वो एक तरह से कॉन्स्ट्रिक्टेड हो जाती है, चिपक जाती है, वो पिचक जाती है, तो इसी की वजह से वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है, ठीक है। इसके आगे मैं आपको बताऊँगी पैथोजेनेसिस, तो उसमें आएगा गैंग्रीनस कंडीशन। तो ये धीरे धीरे, जैसे हमें पता है कि अगर किसी भी टिश्यू की नॉर्मली ब्लड सप्लाई अगर हम बंद कर दें, ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या आती है? इश्कीमिया। इश्कीमिया क्या होता है कि जहाँ पर लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, तो उसको बोलते हैं इश्कीमिया, ठीक है। दूसरी कंडीशन आती है, जस्ट दूसरी स्टेज आती है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन होता है कि जब टिश्यू का इश्कीमिया यानी कि लैकिंग ऑफ ब्लड की वजह से डेथ हो गई है तो इन्फेक्शन बोलेंगे। यही नेक्रोसिस होता है, ठीक है। नेक्रोसिस या इन्फेक्शन के बाद की स्टेज आती है गैंग्रीन। गैंग्रीन यानी कि अगर मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करूँ तो वो होता है सड़ जाना, गैंग्रीन हो जाना, बिल्कुल, ठीक है। तो गैंग्रीन में धीरे धीरे इसके कलर चेंजेस कैसे होंगे गॉल ब्लैडर के? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर कंजेशन होगा तो हमें गॉल ब्लैडर रेड नज़र आएगा। अगर गॉल ब्लैडर में वीनस ड्रेनेज भी हैम्पर हो गया है, वीनस सप्लाई, वीनस ड्रेनेज जा नहीं पा रहा है, ठीक है, न्यू ब्लड सप्लाई नहीं आ पा रही है, तो इसी के कारण जो वीनस ब्लड है वो वहीं इकट्ठा हो रहा है। तो वीनस ब्लड कैसा होता है? थोड़ा पर्पलिश होता है कलर में, तो हमें पर्पल कलर नज़र आएगा, पर्पल वॉयलेट कलर, ठीक है।
तीसरी कंडीशन आती है कि जब गैंग्रीन शुरू हो जाता है, और गैंग्रीन में हमें पता है कि किस तरह का कलर नज़र आता है, ग्रीनिश और ब्लैक। ब्लैक जो होता है वो सबसे लास्ट वाली कंडीशन होती है कि जब बिल्कुल गॉल ब्लैडर डेड हो चुका होता है, ठीक है, बिल्कुल सड़ चुका होता है, तब वो आती है कंडीशन ब्लैक। तीसरी पैथोजेनेसिस है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन अबाउट 5 to 10% केसेस में हमें मिलता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्यों होता है, इसमें भी एक क्लू है, एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बैक्टीरिया कोज हो सकता है कोलेसिस्टाइटिस का, यानी कि बाइल में पहले बैक्टीरिया आ सकता है, ठीक है। कोज हो सकता है प्राइमरी कोज, यानी कि बाइल बिल्कुल हेल्दी था, गॉल ब्लैडर बिल्कुल हेल्दी था, नॉर्मल था, लेकिन बाहर से बैक्टीरिया आया, ठीक है, उसने आकर के इन्फ्लामेशन कर दिया, ये हो सकता है। या फिर सेकेंडरी हो सकता है, यानी कि कोलेसिस्टाइटिस तो किसी और की वजह से था, लाइक कैलकुलस किंग की वजह से या किसी और कंडीशन की वजह से था, मगर बैक्टीरिया उसके बाद आया, ठीक है। बैक्टीरिया ने बाद में आकर के उसको सुपरवीन किया, उसको और ज़्यादा बिगाड़ दिया कंडीशन को। तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि या तो ये कोज हो सकता है या सेकेंडरी इन्फेक्शन के तौर पे हमें नज़र आ सकता है। देन उसके बाद में आता है कि बैक्टीरिया एंटर कहाँ से करता है गॉल ब्लैडर में। अब अगर मैं बात करूँ सबसे सिंपल तरीके की, तो एक अगर आपने पढ़ा हो कि मैलिग्नेंसी जो होता है, मैलिग्नेंट कंडीशन में, उसमें मेटास्टेसिस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो मेटास्टेसिस की रूट क्या होती है, डिफरेंट टाइप ऑफ रूट्स आर देयर, लाइक हेमाटोजेनस, लाइक लिम्फेटिक, लाइक ट्रांसलोमिक, ओके, लाइक डायरेक्ट इन्वेजन हो जाना, ठीक है। तो सबसे पहला है इसमें ड्यूडेनम टू सिस्टिक डक्ट, यानी कि रिट्रोग्रेड पोजीशन में ऊपर की तरफ, ठीक है। प्रोक्सिमली अगर जो बैक्टीरिया है नीचे से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया फ्रॉम ड्यूडेनम सीबीडी से होते हुए सिस्टिक डक्ट में पहुंच सकता है, ठीक है। दूसरा है ब्लड यानी कि सपोज सेप्टिसीमिया हो गया है, पूरी बॉडी के अंदर सेप्टिक कंडीशन आ गई है, तो उस कंडीशन में बैक्टीरिया कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकता है। उसका जो नॉर्मल जो प्राइमरी साइट जो है, लाइक अपेंडिसाइटिस, मान लीजिए अपेंडिसाइटिस हो गया, और अपेंडिसाइटिस की वजह से तो जो ब्लड जो वहाँ से अपेंडिक्स से होता हुआ ब्लड जो आ रहा है, तो उसमें बैक्टीरिया होगा, ठीक है। वो बैक्टीरिया कहाँ जाएगा, लीवर में जाएगा, यानी कि गॉल ब्लैडर में जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो पोर्टल वेन लेकर आएगी, ठीक है, तो ये होगा वीनस रूट के थ्रू, ठीक है। तो ब्लड में दोनों ही चीज़ें आ जाती है, आर्टेरियल रूट के थ्रू भी हो सकता है या वीनस रूट के थ्रू भी हो सकता है। अपेंडिसाइटिस एग्जाम्पल था वीनस रूट का, यानी कि पोर्टल वेसल जो कि सेम अपेंडिक्स को भी सप्लाई करती है, ड्रेन करती है, और साथ ही साथ कहाँ पर जाके ड्रेन करती है, इनटू लीवर, तो वहीं पर उसकी एक ब्रांच में निकलती है सिस्टिक डक्ट को, ठीक है। तो ये हो गया वीनस, ठीक है, या फिर आर्टीरियल भी हो सकता है। तीसरा है लिम्फेटिक। लिम्फेटिक का मतलब होता है कि लिम्फेटिक्स तो जानते हैं कि लिम्फेटिक एक चैनल होता है अदर देन वीनस सिस्टम टू ड्रेन द एक्स्ट्रा फ्लूइड, ओके। तो उसी की वजह से अगर लिम्फेटिक्स में किसी भी तरह का एम्बोलिज्म है या किसी भी तरह का बैक्टीरियल एम्बोलिज्म है, तो वो बैक्टीरिया गॉल ब्लैडर में एंटर कर सकता है। तीसरा है डायरेक्ट इन्वेजन, यानी कि सराउंडिंग में कहीं पर भी इन्फेक्शन है, लाइक पायोजेनिक एब्सिस है, कोई हेपेटाइटिस का केस है, अमीबिक एब्सिस है, हाइड्रेटेड सिस्ट है, या सफ्रेनिक एब्सिस है, ठीक है। तो इन सब कंडीशन में बैक्टीरिया प्रॉपर है चारों तरफ, तो वो डायरेक्ट इन्वेजन कर सकते हैं इनसाइड गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये 4 रूट मेन होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। इसके अलावा अगर बात करें तो बैक्टीरिया कौन कौन से आ सकते हैं, लाइक ई कोलाई, लाइक क्लेब्सिला, लाइक बैक्टीरियोइड्स, लाइक स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, क्लोस्ट्रीडिया, ठीक है। ये सब टाइप के बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं फ्रॉम ड्यूडेनम। मोस्टली जो सबसे प्रोन, अगर हम बोल सकते हैं सबसे प्रोन जो पाथवे होता है बैक्टीरिया अंदर जाने का, वो होता है ड्यूडेनम टू सिस्टिक डक्ट, बहुत ही कॉमन है। दूसरा कॉमन है सेप्टिसीमिया, क्योंकि सेप्टिक शॉक आज की लाइफ में बहुत ही कॉमन हो गया है,
क्योंकि सेप्टिसीमिया बहुत ही कॉमन है। तो इसकी वजह से अगर बैक्टीरिया सेप्टिसीमिया के थ्रू आता है तो वो सेकंड पोजीशन पे आता है, ठीक है। मोस्टली हमें केसेस सेकंड पोजीशन में मिलते हैं, यानी कि सेप्टिसीमिया आफ्टर ड्यूडेनम टू सिस्टिक डक्ट ग्रो कर सकता है, ठीक है। ये हुआ 3 पैथोजेनेसिस। चौथी आती है पैनक्रियाटिक रिफ्लक्स। पैनक्रियाटिक रिफ्लक्स जैसा कि नाम है, रिफ्लक्स का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ का रिट्रोग्रेड फैशन में रिफ्लक्स होना, ऊपर की तरफ जाना, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मली जो पैनक्रियाटिक डक्ट होते हैं, डक्ट ऑफ विल्सन, ठीक है, वो कॉमन बाइल डक्ट के साथ में मिल करके एम्पुला ऑफ वेटर बनाती है, ठीक है। ये एम्पुला ऑफ वेटर कहाँ खुलता है, ड्यूडेनम में, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस प्लस बाइल जो है एम्पुला ऑफ वेटर के थ्रू ड्यूडेनम में सिक्रीट होता है। लेकिन जो यूजुअली जो पैनक्रियाटिक डक्ट का जो प्रेशर होता है वो सीबीडी से कहीं ज़्यादा होता है। तो अगर पैनक्रियाटिक जूस रिट्रोग्रेड फैशन में ऊपर की तरफ चला जाता है, रिफ्लक्स हो जाता है, यानी कि सीबीडी में चला जाता है, देन सिस्टिक डक्ट में चला जाता है, तो वो एज ए फॉरेन सब्सटेंस काम करता है, फॉरेन सब्सटेंस की तरह। तो वहाँ बाइल के अंदर उसका रिएक्शन हो जाता है और इसलिए वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो कौन कौन सी चीज़ें होती है जो पैनक्रियाटिक रिफ्लक्स के कारण, और उसमें जो कौन कौन सी चीज़ें होती है कि जो इन्फ्लामेशन कोज करती है। पहला है लाइपेज, जो कि एंजाइम होता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस के जो एंजाइम होते हैं वो एज ए फॉरेन पार्टिकल काम करते हैं, वो अपना एक्शन शुरू कर देते हैं गॉल ब्लैडर के ऊपर, तो इसीलिए वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। फर्स्ट है लाइपेज, लाइक अमाइलेज, प्रोटीएज, ये सभी टाइप के ये जो एंजाइम है ये इन्फ्लामेशन कोज करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी में सबसे पहले आ जाता है ग्रोस फीचर। अगर हम देखें ग्रोस फीचर, सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोस फीचर, देन माइक्रोस्कोपिकली फीचर। ग्रोस फीचर का मतलब होता है मैक्रोस्कोपिकली। अगर हम उसको नेकेड आई से देख रहे हैं तो तब हमें गॉल ब्लैडर कैसा दिखेगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसका कलर चेंज देख पाएंगे। अगर हम मैक्रोस्कोपिकली बात करें तो जैसे कि एडिमा होगा तो एडिमा की वजह से डिस्टेंशन होगा, डायलेटेशन होगा, यानी कि स्वेलिंग प्रेजेंट होगी। जो गॉल ब्लैडर है वो नॉर्मल साइज से कहीं गुना ज़्यादा नज़र आएगा, ठीक है। दूसरा है कलर चेंज, यानी कि जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेड कलर हो जाएगा, देन पर्पलिश वायलेट कलर, देन ग्रीनिश। ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि रेड फर्स्ट ऑफ ऑल कंजेशन की वजह से है, देन धीरे धीरे आर्टेरियल सप्लाई भी हैम्पर हो रही है तो उसकी वजह से पर्पलिश या वायलेट कलर नज़र आएगा, साइनोटिक कंडीशन हो जाएगी। तीसरी कंडीशन आएगी जब गैंग्रीन शुरू हो जाएगा, यानी कि ग्रीनिश टू ब्लैक, ठीक है। ब्लैक सबसे लास्ट कंडीशन होगी। ये 2 चेंजेस हमें मार्क्ड मिलेंगे ग्रोस फीचर के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कैलकुलस मिल सकता है हमें। अगर कैलकुलस टाइप का एक्यूट कोलेसिस्टाइटिस है तो उसमें हमें कैलकुलस मिल सकता है, ठीक है। कैलकुलस हमें कौन सी कहाँ पर मिलेगा, लाइक हार्टमैन पाउच, बहुत ही कॉमन कैलकुलस हमें नज़र आ सकता है। चौथा है पस। ये वो चीज़ें हैं जो हमें नेकेड आई से दिखाई देगी, ठीक है। एक पिक्चर बनाइए अपने दिमाग में कि किस तरह से इन्फ्लामेशन हुआ और इन्फ्लामेशन का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है, पस हमें नज़र आएगा। ये पस ब्लडी हो सकता है, विद ब्लड हो सकता है, या प्योर पस हो सकता है, ठीक है। पस हो सकता है, पस ब्लड के साथ में हो सकता है, या सिर्फ और सिर्फ पस नज़र आ सकता है हमें, ठीक है। ये 4 चीज़ें बहुत ही मार्क्ड मिलेगी, ठीक है। इसी के साथ में एक मैंने आपको टर्म बताई थी एम्पाइमा। अगर पस है वहाँ पर तो उस कंडीशन में हमें क्या बोलेंगे, उसको एम्पाइमा। अगर पस भी है, कैलकुलस भी है, अगर हमने उसे देखा और उसका कल्चर किया तो किसी भी तरह का बैक्टीरिया हमें नहीं मिला, तो यानी कि वो बिल्कुल स्टेराइल टाइप का है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, म्यूकोसिल, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन है तो उसको बोलेंगे म्यूकोसिल, और सिर्फ पस है उसको बोलेंगे हम एम्पाइमा, ठीक है। ये दोनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछ ली जाती है। इसके अलावा हमें जो गॉल ब्लैडर की बॉडी है, अगर उसमें स्टोन प्रॉपरली इम्पैक्ट नहीं है तो हमें स्टोन एक सैंडी ग्रेवल की फॉर्म में मिल सकता है। सैंडी ग्रेवल का मतलब होता है कि जिस तरह से रेत के दाने होते हैं ना, छोटे छोटे रेत की तरह हमें बाइल के अंदर पड़े हुए मिलेंगे, ठीक है। ग्रेविटेशन के थ्रू
वो क्या होंगे, जो वॉल है उसके साथ सटे हुए होंगे, जो भी ग्रेविटी वाला पार्ट जो होगा वहाँ पर मिलेंगे हमें सैंडी ग्रेवल की फॉर्म में। ठीक है, सैंडी ग्रेवल की फॉर्म में हमें ये कैलकुलस मिल। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एडिमा होगा। एडिमा के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे ब्लड सप्लाई हैम्पर होगी, धीरे धीरे जो वीनस ड्रेनेज है वो नहीं प्रॉपर हो पाएगा, धीरे धीरे आर्टेरियल सप्लाई भी प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो एक कंडीशन आएगी जब गॉल ब्लैडर का नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा, यानी कि इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा। जब इन्फेक्शन होगा तब जो हमें गॉल ब्लैडर है वो हमें साइनोटिक नज़र आएगा। साइनोटिक यानी कि पर्पलिश कलर का, ब्लूइश कलर का हमें नज़र आएगा। देन उसके बाद में धीरे धीरे क्या होगा, ये गैंग्रीनस कंडीशन की तरफ ग्रो करेगा। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गैंग्रीनस कोलेसिस्टाइटिस। लिख देती हूँ मैं। गैंग्रीनस कोलेसिस्टाइटिस। अब जब गैंग्रीन हो जाता है किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ सड़ जाती है, कोई भी चीज़ गल जाती है, तो उसकी जो प्रॉपर जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो बिल्कुल ही कम हो जाती है, वीक हो जाता है वो पार्ट। तो इसीलिए गॉल ब्लैडर भी फ्राइबल हो जाता है, बिल्कुल टूटने लग जाता है। तो इसीलिए परफोरेशन के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। तो उसके बाद की स्टेज आती है परफोरेशन। परफोरेशन हो जाता है। जब परफोरेशन होता है तो हमें पता है कि गॉल ब्लैडर कहीं भी परफोरेट कर सकता है, लाइक एब्डोमेन के थ्रू बाहर भी परफोरेट कर सकता है, या लीवर के अंदर परफोरेट कर सकता है, या इनटू पेरिटोनियम परफोरेट कर सकता है। तो उस कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन बहुत ही मार्क्ड मिलता है। वो क्या है, पेरिटोनाइटिस। अब ये पेरिटोनाइटिस दो तरह से हो सकता है। एक हो सकता है लोकलाइज्ड, एक हो सकता है जनरलाइज्ड। ठीक है, लोकलाइज या जनरलाइज्ड। लोकलाइज्ड का मतलब होता है कि अगर जो पेरिटोनियम इन्फ्लामेशन है वो अगर लोकलाइज पोर्शन तक यानी कि सराउंडिंग पोर्शन भी है गॉल ब्लैडर के, तो उसको बोलेंगे लोकलाइज्ड। ठीक है, अगर जनरलाइज्ड है यानी कि पूरे के पूरे पेरिटोनियम में फैल चुका है तो उसको बोलेंगे जनरलाइज्ड, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ये कॉमनली हमें मिल जाता है। ठीक है, ये हुआ पेरिटोनाइटिस। अगर बिलियरी पेरिटोनाइटिस होता है तो उसमें अगर लोकलाइज्ड टाइप है, ठीक है, बिलियरी पेरिटोनाइटिस क्यों बोला कि अगर कोलेसिस्टाइटिस की वजह से पेरिटोनाइटिस हो रहा है तो हम उसे बोलेंगे बिलियरी पेरिटोनाइटिस। ठीक है, बिलियरी पेरिटोनाइटिस के मैंने दो पार्ट बताए, एक है लोकलाइज, दूसरा जनरलाइज्ड। अगर लोकलाइज जो है, लोकलाइज्ड का एक और दूसरा नाम होता है लोकलाइज्ड पेरिकोलेसिस्टिक एब्सेस। ठीक है, पेरिकोलेसिस्टिक एब्सेस। ठीक है, लोकलाइज्ड उसको बोलेंगे पेरिकोलेसिस्टिक एब्सेस। जबकि जनरलाइज जो है यानी कि जनरलाइज्ड कोलेसिस्टिक एब्सेस। एब्सेस क्यों, क्योंकि पस बनेगा बाहर, जैसे ही परफोरेशन होगा तो अंदर का जो पस है वो बाहर आएगा, तो उसकी वजह से एब्सेस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ परफोरेशन की बात, यानी कि डायरेक्ट उसने परफोरेशन कर दिया। एक और चीज़ होती है इसके अलावा, वो होता है फिस्टुला फॉर्मेशन। फिस्टुला, फिस्टुला क्या होता है कि सपोज एक डायग्राम, छोटा सा डायग्राम है, उसके थ्रू बताती हूँ कि अगर ये एक ऑर्गन है, ठीक है, ये दूसरा ऑर्गन है उसके साथ का ही, अगर इन दोनों के बीच में एक एबनॉर्मल पैसेज बन जाता है। एबनॉर्मल क्यों, क्योंकि नॉर्मली ये पैसेज नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर ये पैसेज बन जाता है तो ये पैसेज क्या है, ये दोनों तरफ से खुला है। ठीक है, दोनों तरफ से खुला है तो उसको बोलते हैं फिस्टुला। एक होता है साइनस। साइनस क्या होता है कि अगर ये एक ऑर्गन है, यहाँ से ये पैसेज बना और इस तरह से ही बना, किसी भी अदर टिश्यू से कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो उसको बोलेंगे साइनस, क्योंकि इसका एक एंड जो है वो क्लोज है, दूसरा ओपन है।
उसको बोलेंगे साइनस। जबकि फिस्टुला में क्या होता है, दोनों एंड ही ओपन होता है, ठीक है। तो जो परफोरेशन है या गैंग्रीन कंडीशन में, कहीं भी याद रखना, गैंग्रीन के बाद में जो कोई भी टिश्यू है, कोई भी पार्ट है, उसकी फ्राइबिलिटी इतनी बढ़ जाती है, वो इतनी स्ट्रेंथ में इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो परफोरेट कर जाता है, यानी कि फट जाता है, वहाँ से परफोरेशन हो जाता है। या फिर एक चीज़ आपने सुनी होगी कि, या नहीं सुनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पस कहीं भी है तो पस अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है कहीं ना कहीं से ड्रेन होने का। तो जहाँ भी उसको रास्ता मिलता है गॉल ब्लैडर के अंदर, तो वो एक रास्ता बनाता है, और अगर सराउंडिंग में ही कोई भी टिश्यू है तो उसके अंदर जाकर वो मिल जाता है। तो उस कंडीशन में फिस्टुला बहुत ही कॉमन है, फिस्टुला या साइनस, ठीक है। तो फिस्टुला बन जाता है, उसको बोलते हैं, बहुत ही कॉमन है कॉलरसिस्टिक में, इंटरनल टाइप ऑफ फिस्टुला। इंटरनल फिस्टुला, इंटरनल इसलिए क्योंकि इनसाइड बॉडी कैविटी है, ठीक है, इनसाइड एब्डोमेन है, यानी कि गॉल ब्लैडर से ये ड्यूडेनम में जुड़ गया, गॉल ब्लैडर से लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ गया, गॉल ब्लैडर से स्मॉल इलियम से, जेजुनम से जुड़ गया, ये इंटरनल है। अगर गॉल ब्लैडर से कोई पैसेज बने और डायरेक्टली वो एब्डोमेन के थ्रू बाहर खुल जाए तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फिस्टुला, ठीक है। लेकिन इंटरनल फिस्टुला बहुत ही कॉमन होता है। इंटरनल फिस्टुला में अगर सपोज कोई भी कैलकुलस है गॉल ब्लैडर के अंदर, तो वो इस फिस्टुला, इस पासेस के थ्रू यहाँ से मूव करके वो दूसरे पार्ट में चली जाएगी। अगर वो दूसरे पार्ट, सपोज अगर ये इंटेस्टीन है, ठीक है, इंटेस्टीन है, तो इंटेस्टीन में गॉल स्टोन जाकर के ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है। जो सबसे कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है इलियोसिकल वॉल, जो कि कॉन्स्ट्रिक्टेड पार्ट होता है। तो वहाँ पर जाकर के ये गॉल स्टोन इम्पैक्ट हो जाती है, वहाँ पर जाकर के रुकावट पैदा कर देती है, ठीक है। उस कंडीशन को बोलते हैं गॉल स्टोन इलियस, ठीक है, गॉल स्टोन इलियस, जो कि एक तरह से हम बोल सकते हैं कि ये कॉम्प्लिकेशन है। गॉल स्टोन इलियस इज अ वन टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। ये हुआ इसका पैथोलॉजी या पैथोजेनेसिस।